अस्सलाम वालेकुम। अब हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स करने लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि एबनॉर्मलिटीज़ हो ना कार्डियक रिदम में, उसको ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। ये एबनॉर्मलिटीज़ वेंट्रिकल्स में भी हो सकती हैं, एट्रिया में भी हो सकती हैं। फिर हम पहले ना फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले इसकी ना थोड़ी सी फिजियोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे नोड पे इम्पल्स जनरेट होती है, वो जाती है एवी नोड में। एवी नोड से बंडल ऑफ हिप्स में, बंडल ऑफ हिप्स से राइट बंडल ब्रांच में, लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और वहाँ से परकंजी फाइबर में, और परकंजी फाइबर से सारे वेंट्रिकल में जाती है। और वेंट्रिकल जो है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं। अब जो सा हमारे पास कार्डियक अरिथमिया के होते हैं, या तो इम्पल्स यहाँ से जनरेट नहीं सही हुई, या वो प्रोपोगेंड नहीं अपने पाथवे से सही हुई, या उसका जनरेट रेट जनरेशन का जो सा फिनोमिना वो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, इस्कीमिया, हाइपोक्सिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, थायरोटॉक्सिकोसिस, ड्रग्स वगैरह हो सकती हैं। फिर कार्डियक एक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में अगर देखा जाए, ये आप देखें, ये कार्डियक एक्शन पोटेंशियल ये उन सेल का, जैसे दो तरह के सेल्स होते हैं हार्ट में। एक होते हैं एवी सेल, एवी नोड पे सेल जो से ऐसे नोड पे जो कि इलेक्ट्रिकल जनरेशन करते हैं। दूसरे मसल्स होते हैं, जैसे वेंट्रिकल के मटर मसल्स, एट्रिया के मसल, नॉन पेस मेकर सेल्स, और फर्स्ट फास्ट रिस्पॉन्स सेल, जैसे कि मसल्स वाले जो से होते हैं आर्टरी और वेंट्रिकल पे। सबसे पहले इनमें फेज़ 4 चल रहा है, ये इनका यहाँ पे लिखा हुआ है। फेज़ 4 में ये -90 पे है। उसके बाद ये फेज़ 4 पे -90 पे है। फिर ये सोडियम का इन्फ्लक्स होना शुरू हुआ, इसकी डीपोलराइजेशन हुई। वहाँ से कुछ देर के लिए सोडियम और पोटाशियम पंप एक्टिवेट हुए। जब तक पोटाशियम पंप थोड़ी सी एक्टिवेट हुए तो ये डिप हुआ थोड़ा सा। फिर कैल्शियम चैनल खुल गए, पोटाशियम का आउटफ्लक्स हो रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो ये प्लेट्यू फेस क्रिएट हो गया। फिर कैल्शियम के चैनल बंद हो गए पर पोटाशियम के खुले रहे, तो रीपोलराइजेशन होगी। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो सा होता है वो सोडियम पोटाशियम पंप ने मेंटेन कर दिया। ये इन फेज को अगर आप पढ़ें तो इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले रेस्टिंग, फिर उसके बाद सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास पोटाशियम चैनल ओपन हुआ, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम और पोटाशियम ने एक दूसरे को बैलेंस किया, प्लेटिव आ गया। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम बंद हो गया, पोटाशियम जो से वो ओपन हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे चला गया ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या होती है। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ये होती है कि जब हमारे पास डीपोलराइजेशन के शुरू से लेके रीपोलराइजेशन के आखिर तक, उसको हम एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन कहते हैं। एब्सोलूट रेफ्रैक्टरी पीरियड ये होता है कि जिसमें हमारे पास सेल जो सा होता है वो कम्प्लीटली अनएक्साइटेबल होता है। अब इसमें फेज़ ज़ीरो, जब जनरेट वो कंडक्शन कर रहा है तो अगला को वो नहीं करेगा, मतलब दूसरी पल्स आ जाएगी तो वो उसको कंडक्ट नहीं करेगा। फेज़ ज़ीरो में भी नहीं करेगा, वन में भी नहीं करेगा, टू में भी नहीं करेगा, थ्री में हाफ थ्री तक भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद ये कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह क्या होती है, यहाँ सोडियम इसमें जो से है वो सोडियम एक्टिव स्टेट में है, इसमें सोडियम इनएक्टिव स्टेट में है। जब सोडियम रेस्टिंग स्टेट पे आते हैं ना, यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट पे जब -90 होता है, तब हम उनको कर सकते हैं एक्साइट। कुछ ड्रग्स होती हैं जो आप आगे जाके देखेंगे, जैसे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं, तो चलो रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी प्रोलॉन्ग करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से प्रेजेंट करता है हमारे पास वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन को, फेज़ ज़ीरो को जो हमने पीछे पढ़ा था, टी वेव रीपोलराइजेशन को जो कि फेज़ 3 को कर रही थी। और क्यूटी इंटरवल जो है वो वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन से वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन जो था एब्सोलूट एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। उसके बाद आता है पेस मेकर, जैसे ऐसे एवी नोड कैसे करता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले ना इसका ना रेसिंग मेम्ब्रेन प्रेशर अनस्टेबल होता है, जो फनी सोडियम चैनल ओपन होते हैं। टी टाइप कैल्शियम चैनल, फनी सोडियम चैनल ओपन होते हैं, -50 तक चल जाते हैं। फिर वहाँ पे टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और ये थ्रेश होल्ड पर रीच करता है। फिर थ्रेश होल्ड पर जैसे रीच करता है तो कैल्शियम एंटर होता है। तो कैल्शियम एंटर होता है तो हमारे पास डीपोलराइजेशन, फिर पोटाशियम बाहर निकलता है तो रीपोलराइजेशन। इसमें 403 होता है, 1 और 2 वाला फेज़ नहीं होता। हाँ, इसीलिए जो से कैल्शियम चैनल ब्रोकर होते हैं वो ऐसे नोड और एवी नोड पे बहुत अच्छा ज़्यादा एक्ट करते हैं, क्योंकि ये इनको कैल्शियम ही चाहिए होता है एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन के लिए, पर पीछे हमें चाहिए था सोडियम। तो उसके बाद हम इसके ग्रुप देख लेते हैं जी। ये सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। क्लास 1 में सोडियम ब्लोकर है, 1A में क्विनिडीन, प्रोकैनामाइड, डायसोपायरामाइड, ये क्लासिफिकेशन है। 1B में लाइडोकेन, मैक्सिटिलीन, फिनिटोइन। ग्रुप 3 में हमारे पास आ जाते डायसोपायरामाइड और प्रोपेनोफिनोन। बस क्लास 2 में बीटा ब्लोकर, एस्मोलोल, मेट्रोप्रोलोल, एटिनोलोल, प्रोपानोलोल। क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लोकर आ जाते हैं, अमाइडोड्रोन, ड्रोनिड्रोन, सोटालोल, एल्ब्यूटाइड। उसके बाद क्लास 4 कैल्शियम चैनल रैम्पिडियम। और क्लास 5 में हमारे पास मिसलेनियस आ जाते हैं, जिसमें एडिनोसिन, मैग्नीशियम, डाइजॉक्सिन, एवाब्यूराइड वगैरह। अब हमारे पास अगर देखा जाए, ये देखें, क्लास 1 जो है वो सोडियम चैनल ब्लोकर इधर एक्ट करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लोकर हमारे पास प्लेटिव फेज में एक्ट करते हैं, पोटाशियम चैनल ब्लोकर हमारे पास फेज़ 3 में एक्ट करते हैं। बीटा ब्लोकर जो से हैं वो हमारे पास
क्लास 2 के ब्लॉकर्स होते हैं और ये हमारे पास ओवरऑल एक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लास 1 आ गई जी। क्लास 1 में हमारे पास इन सबसे पहले तो आप देखें, क्लास 1 में ना इसने ना स्लोप डिक्रीज़ कर देना होता है एक्शन पोटेंशियल का, क्योंकि ये सोडियम चैनल पे एक्ट करता है ना, तो सोडियम ही जो सा है वो ऊपर को डीपोलराइजेशन कर रहा होता है, तो उसको इसने कम कर देना। और ये ना यूज डिपेंडेंट ब्लॉक होता है इसका, मतलब जो से हमारे पास इसकी ना फास्टर हार्ट रेट पे एफिकेसी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी फास्टर हार्ट रेट पे एफिकेसी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि जिन हार्ट के मसल्स का फास्टर हार्ट रेट होता है तो उनमें ज़्यादा चैनल जो से होंगे वो एक्टिव स्टेट में होंगे और इनएक्टिव स्टेट में होंगे, मतलब रेस्टिंग स्टेट में नहीं होंगे, तो ये उनके साथ ज़्यादा बाइंड करते हैं, इसलिए इनका जो से हमारे पास रैपिडली इम्पल्स को जनरेट कर रहे होते हैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी क्लास 1 है। क्लास 1 ए जो से होते हैं ये मॉडरेटली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं और पोटाशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं मॉडरेटली। और ये जब मॉडरेटली हैं तो ये ना इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ डिसोसिएशन होती है। अब मैं आपको ये एक डायग्राम से समझाऊंगा, ये देखें, ये जो है ये है क्लास 1 ए। क्लास 1 ए जो है इसने हमारे पास डीपोलराइजेशन जो है इसका मॉडरेट एक्शन है, डीपोलराइजेशन के स्लोप को इसने कम किया, एम्पलीट्यूड को कम किया, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पोटाशियम चैनल को भी ब्लॉक करता है उसके साथ साथ, इसलिए एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है और हमारे पास ईआरपी भी ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास जी जो से क्लास 1 बी, ये वीक होते हैं, इसलिए इसका ना एम्पलीट्यूड पे 1 ए से कम इफेक्ट होता है, पर होता है इसका ना जो सा हमारे पास होता है ये उन चैनल जो से होते हैं ना उनको एक्टिव कर देते हैं पोटाशियम चैनल को, इसलिए जल्दी से पोटाशियम जो सा हमारे पास बाहर जाता है और हमारे पास जो सा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लास 1 सी। क्लास 1 सी जो से ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ब्लॉकर, इसलिए ये देखें कितना फ़र्क पड़ गया स्लोप में। उसके बाद हमारे पास इसका कोई इफेक्ट नहीं होता पोटाशियम चैनल पे और इस वजह से एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको ऊपर से पहले दिखा देता हूँ, जैसे हमने देखना शुरू किया था जो मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि इसका हमारे पास स्पीड ऑफ डिसोसिएशन इंटरमीडिएट होती है, फेज 0 के एक्शन पोटेंशियल को ये कम करते हैं, फिर उसके बाद ये पोटाशियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं, इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो सी वो ज़्यादा हो जाती है। जब पोटाशियम चैनल एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, इफेक्टिव रेफ्रेक्टिव पीरियड ज़्यादा हो गया, उसमें हमारे पास वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा देर लग रही है फेज 0 में और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन को शो करते हैं। क्यूटी इंटरवल ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है। फिर लाइडोगोन मैक्सिटिलीन क्लास 1 बी है और इसमें हमारे पास स्पीड ऑफ डिसोसिएशन जो सी होगी वो रैपिड होगी और ये वीक होंगे, इसलिए इसका हमारे पास जो सा होगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास पोटाशियम चैनल जो से होते हैं उनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए ये थोड़ा कम कर देंगे क्यूटी इंटरवल को, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को भी थोड़ा सा कम कर देंगे। इसका हमारे पास सोडियम चैनल पे इफेक्ट होता है, बड़े स्ट्रॉन्गली बाइंड करते हैं, कंडक्शन वेलोसिटी को स्लो कर देते हैं, इसलिए क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता डीपोलराइजेशन होगी तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड और ये भी हमारे पास जो है वो इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि पोटाशियम चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद हम क्विनिडीन वगैरह देख लेते हैं। हमने क्लास 1 ए में जो सा पढ़ा था क्विनिडीन। क्विनिडीन जो सा होता है ये इसका एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी होता है। अब एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होगा इसका मॉडरेटली तो ये हमारे पास पैरासिम्पथेटिक मतलब वेगस नर्व जो सी होगी या पैरासिम्पथेटिक जो डिस्चार्ज हो रहा होगा उसको ये हार्ट पे एक्ट नहीं करने देगा, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो सा हार्ट को स्लो करने का वो उसको ये वाला एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट ओवरटेक कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास अरिथमियाज आते हैं। उसके बाद ये अगर साइड इफेक्ट में इसके दें टोर्साइडस डीप पॉइंटेंस सिंक्रोनिज्म काज करता है, हाइपर सेंसिटिविटी और ये डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी भी करता है उसकी कम करके क्लियरेंस को। जो मैंने आपको बताया क्विनिडीन का जी मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट भी मैंने आपको बता दिए। अब टोर्साइडस टी पॉइंट ये होता है वेंट्रिकुलर टैकीआरिथमियाज होते हैं जिनमें क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है और इसमें हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ना ट्विस्ट होता है ईसीजी लाइन के अराउंड। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोकैनामाइड आ जाता है। प्रोकैनामाइड जो सा है प्रोकैनामाइड जो सा होता है ये हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक एक्शन इसका वीक होता है, ये लिवर में एसिटाइल लेट होता है एन एसिटाइल प्रोकैनामाइड में जीआईटी सिम्टम्स होते हैं, ये भी टोर्साइडस टी पॉइंट्स करता है और ये हमारे पास थर्ड चॉइस होता है वेंटिकुलर एरिथमियास के लिए, जो कि मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक आया तो उसके बाद जो एरिथमियास होंगे उसके लिए थर्ड चॉइस होगा। फर्स्ट लाइडोकेन सेकंड अमाइडोड्रोन थर्ड प्रोकैनामाइड। डाइसोपायरोमाइड जो सा होता है इसके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए हम इसको कम यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। और इस ग्रुप 1A के यूजेस होते हैं आर्टीरियल फ्लटर, आर्टीरियल फिब्रिलेशन, वेंटिकुलर एंड सुप्रावेंटिकुलर टैकीआरिथमिया। जो चीज़ें मैंने आपको टेबल में बताई आप यहाँ से प्रोकैनामाइड में दे सकते हैं और
यहाँ पे आप देख लें डायसोपैरामाइड का लाइडोकेन हम देख लेते हैं। लाइडोकेन क्लास 1B है, ये भी हमारे पास सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, लेकिन एमआई के बाद जो से मसल डैमेज हुए होते हैं ना, उनके ज़्यादातर चैनल जो से सोडियम होते हैं वो एक्टिव स्टेट में और इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, रेस्टिंग में कम होते हैं, इसलिए लाइडोकेन जो है उन चैनल के साथ बड़ा अच्छा बाइंड करता है, इसलिए ये फर्स्ट चॉइस होता है जो कि हमारे पास वेंटिकुलर एरिथमियाज आते हैं एमआई के बाद। मैक्सिटिलीन भी हमारे पास लाइडोकेन की तरह ही होता है, लेकिन इसका सिर्फ एक इफेक्ट होता है, ये ओरल हम दे सकते हैं। और इसके जो से होते हैं हमारे पास साइड इफेक्ट, जिसमें पैरास्थीजिया, ट्रेमर, लाइट हेडेडनेस, ड्राउजीनेस, कन्वर्जन, एपिलेप्सी में कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, हाइपोटेंशन भी करवा सकता है। फ्लैकेनाइड और ये हमारे पास होते हैं क्लास 1C, ये हमारे पास रिस्क को इनमें होता है बहुत ज़्यादा कि पेशेंट की सडन डेथ हो जाएगी। ये जिनको ना हमारे पास पहले ना वेंटिकुलर एरिथमिया एमआई के बाद आ रहे होते हैं, तो ये हम कम ही यूज़ करते हैं पेशेंट में, उनमें यूज़ करते हैं जिनमें हार्ट बीट की कोई अबनॉर्मैलिटी ना हो। ये आप टेबल से भी थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी मैंने अपने टेबल से आपको करा दिया था। क्लास 2 एंटी रिदमिक्स में बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। अब बीटा ब्लॉकर कैसे काम करते हैं कि ये हमारे पास जो से बीटा एड्रीनो रिसेप्टर होते हैं ना हार्ट पे या नोडल टिश्यू पे, मतलब एवी नोड ऐसे नो उस उधर बाइंड कर जाते हैं, वहाँ पे ये एसाइक्लिक एएमपी के लेवल को कम कर देते हैं, कैल्शियम जो सा करंट होता है उसको कम कर देते हैं। इस वजह से इनका हार्ट का साइनस रेट डिक्रीज कर दे, कंडक्शन वेलोसिटी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इन तीनों को इंक्रीज करते हैं। जब हमारे पास ना कंडक्शन वेलोसिटी एवी नोड में डिक्रीज होती है तो हमारे पास पल्स एट्रिया से वेंट्रिकल में लेट पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारे पास पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास जी एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इसी वजह से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास देखें जी, ये बीटा ब्लॉकर जो से होते हैं एवी नोडल रिफ्रैक्टिवनेस को ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये वेंटिकुलर जब एट्रिया की फिब्रिलेशन हो रही हो तो ये यूज़फुल होते हैं। उसके बाद बीटा ब्लॉकर जो से होते हैं वेंटिकुलर एरिथमियाज में भी यूज़फुल होते हैं। और ये हमारे पास एक अगर पेशेंट को एमआई आया हो और ये हमारे पास दूसरे एमआई को आने से रोकते हैं। एस्मोलोल जो सा होता है ये हमारे पास बीटा 1 सेलेक्टिव होता है और ये हमारे पास रैपिडली एक्टिंग होता है। अगर सर्जरी के दौरान हमारे पास कोई आ रहा है ना पेशेंट को दौरा वगैरह, तो हम उसको एस्मोलोल देते हैं। ठीक है, टैकीकार्डिया ड्यू टू थायराइड, उसमें भी हम उसको एस्मोलोल देते हैं। फिर क्लास 3 जो से हैं ये हमारे पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। पोटेशियम चैनल ब्लॉक करेंगे एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को ज़्यादा, ईआरपी को ज़्यादा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड को, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा। और ये हमारे पास ना जी टैकीरिथमियास को कम करने में यूज़ होते हैं। सारे जो से मेंबर हैं वो रिवर्स यूज़ डिपेंडेंस होते हैं। वहाँ पे मैंने आपको यूज़ डिपेंडेंस पढ़ाया था, जो ज़्यादा एक्टिव होंगे उस पर एक्ट करेंगे, लेकिन ये जो से होते हैं ये जो से नॉर्मल हार्ट रेट वाले सेल्स भी होते हैं ना, ये उनको भी बहुत स्लो कर देते हैं। ठीक है, और ये क्यूटी इंटरवल इसमें प्रोलॉन्ग होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो रही, तो टोर्साइडस डिपेंडेंस होगा। अब अमाइडोड्रोन आप इसमें देखें अगर, तो अमाइडोड्रोन जो सा हमारे पास होता है ये हमारे पास पोटाशियम चैनल, सोडियम, कैल्शियम, बीटा ब्लॉकिंग सबको ब्लॉक करता है। तो पहले जो सा क्लास 1 इफेक्ट की, क्लास 1 की वजह से क्यूआरएसएन कॉम्प्लेक्स वाइड होगा इसमें। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर की वजह से इसमें पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। और हमारे पास क्लास 3 के इफेक्ट में हमारे पास वाइडनिंग ऑफ टी वेव और क्योंकि क्यूटी इंटरवल ज़्यादा होगा। उसके बाद इसके यूजेस क्या होते हैं, ये हमारे पास क्लिनिकली सबसे ज़्यादा ना हम अमाइडोड्रोन ही देते हैं, क्योंकि ये दोबारा जो सा टैकीकार्ड है वो बहुत कम लाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास वेंट्रिकुलर आर्टेरियल सब टैकीकार्डियाज में यूज़ होता है। और इसका जो सा एडवर्स इफेक्ट है ब्लू मैन सिंड्रोम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्यूमुलेट कर जाती है ड्रग पेरिफेरल टिश्यू में, जिसकी वजह से फोटोसेंसिटिविटी, ब्लू स्किन डिस्कलरेशन, माइक्रो क्रिस्टल हो जाते हैं डिपॉजिट। अब ड्रोनिड्रोन और अमाइडोड्रोन में ये फ़र्क है कि ये हमारे पास ड्रोनिड्रोन में हमारे पास आयोडीन होता है, जिसकी वजह से ये ना ज़्यादा सेफ और लेस एफिकेशियस होता है। ठीक है, ये थायराइड के पेशेंट में भी दे सकते हैं। बाकी इसके साइड इफेक्ट जो से दूसरे हैं वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जीआईटी सिम्टम्स, सीएनएस सिम्टम्स, एलएफटी चेक करने हैं। प्रेगनेंसी और नर्सिंग वूमेन में हम नहीं दे सकते। सोटालोल आपको पता है ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, आर्टीरियल फ्लटर फिब्रिलेशन और वेंटिकुलर टैकीकार्डिया में देते हैं। और ये हमारे पास अस्थमा के पेशेंट को नहीं दे सकते। उसके बाद हमारे पास क्लास 4 जो से होते हैं, इन्होंने कैल्शियम के करंट को जो सा होता है ना, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम करना होता है। कैल्शियम चैनल ब्रोकन विराम्पल लिटियानम, अब ये कैल्शियम के करंट को कम करेंगे तो हमारे पास जो सा होगा ना एक्शन पोटेंशियल। अब आपको पता है एवी नोड एस नोड में जो सा होता है डिपोलराइजेशन, वो कैल्शियम पे डिपेंड करती है इसका, इसलिए इसका एस नोड और एवी नोड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो हम इसको ना सुपरा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया जो से होते हैं, ताकि वो आइट्रिया में ना आ जाए, तो हम ये हमारे पास वहाँ पे यूज़ हो जाता है। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस है एडिनोसिन, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस एडिनोसिन है सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डियम, और सेकंड जो सी है वो वरैम्पिल है। और इसके जो से एडवर्स इफेक्ट वही कॉन्स्टिपेशन है, एडीमा, टैकीकार्डिया, ये सारे एडिनोसिन। अब
एडिनोसिन जो सा होता है ना, ये हमारे पास A1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, जो कि जी इनहिबिटरी प्रोटीन से लिंक होते हैं साइक्लिक केएमपी के लेवल कम, जो कि से एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। जब वो ब्लॉक होंगे तो एस नोड और एवे नोड पे कंडक्शन कम होगी, पोटाशियम चैनल को एक्टिवेट करते हैं, जो कि हाइपर पोलराइज को करेंगे सेल को। और हमारे पास एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो सी एस नोड और एवी नोड में ये वहाँ पे पोटेशियम सेल को एक्ट करेंगे, हाइपर पोलराइज सेल करेंगे और जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जिसकी वजह से कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट भी होता है, क्योंकि ये सोड ऐसे एवी नोड पे और ऐसे नोड पे, ये वाला मैंने गलत लिखे है, ये वाली चीज़ को आप भूल जाएं, क्योंकि ये एवी नोड और ऐसे नोड पे स्लो कर रहा है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को भी कम कर रहा है, तो इसका नेगेटिव कोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। फिर फार्माकोकाइनेटिक ये है कि ये रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंडोथेलियम और आरबीसी में, हाफ लाइफ 10 सेकंड होती है, इसलिए हम इसको आईवी बोनस की तरह देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर सेप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया, और दूसरी ड्रग ऑफ चॉइस है जो हमने इससे ऊपर पढ़ी थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उसके बाद वेजोडाइलेशन, स्किन फ्लशिंग, नोजिया, स्वेटिंग, नर्वसनेस, नमनेस, ये हमने देख लेने। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी ये सारा कुछ ही लिखा हुआ है एडिनोसिन के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इवा ब्रेडिन जो सा होता है, ये हमारे पास ना, आपको शायद याद हो, मैंने आपको शुरू पे बताया था, जो से हमारे पास होते हैं ना पेस मेकर ऐसे नोड पे सेल्स, उनमें ना सोडियम फनी चैनल होते हैं, जिनकी वजह से वो ना खुद ब खुद ही एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो ये उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये रेट को कंट्रोल करने में बड़ा ही मुफीद साबित होता है। इवाब्राइड जो सा होता है, ये हमारे पास सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ द एंजाइना पेक्टोरस क्रोनिक रेनल फेलियर में, हार्ट फेलियर में यूज़ होता है। समरी क्या जी, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, आपको शुरू से याद करें, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया में फर्स्ट चॉइस थी लाइडोकेन, सेकंड चॉइस अमाइडोड्रोन, थर्ड चॉइस प्रोकैनामाइड। प्रोक्सिसोमर सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें हम अभी पढ़ के हैं। फर्स्ट चॉइस एडिनोसिन, दूसरी चॉइस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एटीरियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में आपने अगर तो रेट को कंट्रोल करना है ना, ताकि फ्लटर जो सा नीचे ना आ जाए, तो उसमें हमने देने हैं बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाइजोक्सिन, क्योंकि इनका एवी नोड पे इफेक्ट होता है, वहाँ स्लो करते हैं। और अगर रिदम को कंट्रोल करना है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और डाई आइसोपायरामाइड। फिर उसके बाद वेंटिकुलर सुपरा वेंटिकुलर में ना आपने पहली 2 क्लासेज हैं उनको मिला के लिख देना, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, बस ये हो गया आपका एंटी एरिथमिक्स। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।